सो डियर फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स का सब कुछ। यस, इनकम टैक्स के सब आंसर्स डिस्कस हो गए आपसे। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स गो टू पार्ट बी। पार्ट बी मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल पेपर आया था अगेन, जीएसटी एंड कस्टम्स का। जिसने क्लास अच्छे से फॉलो किया है, जो नोटबुक्स हमने मेंटेन किए थे, प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट्स एंड सम्स, वो अच्छे से फॉलो किए हैं, उसको सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 80+ तो आने ही चाहिए, राइट? So friends, I hope you have subscribed to the channel, you have hit the bell icon so that you don't miss out on any important videos and notifications. एंड इस वीडियो को शेयर करना आपके दोस्तों के साथ जिनको इस सब जो टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस का December 25 का पेपर है उसके जिसको सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट शेयर द पेपर विद देम, दिस वीडियो विद देम। यस, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो फिफ्थ क्वेश्चन, पार्ट 2 या पार्ट बी बोल सकते हो। मेसर्स ऑप्टिटेक सॉल्यूशंस, जो भी ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू पूछी है। ओके, लेट्स डू इट। सो सप्लाई ऑफ एसी यूनिट्स वर्थ रुपीज 12 lakh. Okay, supply of AC unit worth rupees 12 lakh to a registered dealer in Gujarat. Freight of 70,000 was also charged in the invoice separately for delivery. GST rate on AC is 28% and GST rate on freight is 18%. तो आपको समझा क्या? ये कंपोजिट सप्लाई है। इस कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाईज ऑफ एसी यूनिट्स, सो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू हो जाएगी 12,70,000. Then supplied a combo pack of smart TV, Bluetooth speaker and wall mount kit. ये जो है ना, ये है मिक्स्ड सप्लाई, जिसमें कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। ये एज अ कॉम्बो बेचा है फॉर 28,000. ओके, तो यहां पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 28,000, क्योंकि 28,000 को ये बेचा है। देन फ्रेंड्स, गोइंग अहेड, प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज टू क्लाइंट इन यूएस। तो क्लाइंट इन यूएस को ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज दिए हैं, मतलब ये एक्सपोर्ट किया है, दैट टू अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है, तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो होगा। सप्लाइड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट वर्थ 2 lakh टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन मुंबई, इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो वैसे तो वैल्यू होनी चाहिए थी जीरो, बट आईटीसी ऑन सच गुड्स वॉज क्लेम्ड अर्लियर, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 lakh बिकॉज इट इज डीम्ड एज सप्लाई, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 lakh. प्रोवाइडेड आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज इन दिल्ली वर्थ 3,50,000. So yes, please, 3,50,000 is the value. GST is at 18% and the client deducted TDS under income tax while paying. Doesn't make any difference, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे आउटपुट मीन्स आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए। सप्लाइड लैपटॉप्स valued 4 lakh rupees to SEZ unit in Tamil Nadu against a bond, again without payment of tax. तो ये भी अपना जीरो रेटेड सप्लाई है। ओके, तो यहां पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा, तो यहां पे भी वैल्यू इज जीरो। सो प्लीज टेक द टोटल ऑफ द थिंग्स विच आई हैव पुट इन द बॉक्स। तो 12,70,000 प्लस 28,000 प्लस 2 lakh प्लस 3,50,000. तो ओवरऑल वैल्यू इज 18,48,000. Are you all getting 18,48,000 as the overall value? Just check and let me know. किया ना सब कुछ ऐड? यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड वॉज कंप्यूट वैल्यू ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब कुछ नहीं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो आप देख लेना जीएसटी के परसेंटेजेस। इट वॉज गिवन दैट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, rate of CS and IGST is 9 and 18% respectively, where no specific rate is provided and all the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled except mentioned above। अभी परसेंटेजेस देख लेना। इस 1270 जो है उस पे, वो तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, उस पे 28% जीएसटी आएगा बिकॉज दैट्स द जीएसटी ऑन एसी। सो 12,70,000 इंटू 28%, 3,55,600, ये आ जाएगा आईजीएसटी। पूछो आईजीएसटी क्यों? क्योंकि ये जो सप्लायर है ऑप्टिटेक सॉल्यूशन, ये महाराष्ट्र का है। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, इसलिए आईजीएसटी हमने चार्ज किया है। नेक्स्ट, ये जो 28,000 है वो महाराष्ट्र में ही बेचा गया है। सो 28,000 इंटू 9% ईच ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सो 2520 सीजीएसटी एंड 2520 एसजीएसटी। नेक्स्ट जो है वो तो जीरो रेटेड सप्लाई है। देन ये जो 2 लाख वाला है उस पे आएगा at 9% each CGST and SGST, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंबई में ही है। सो 18,000 CGST and 18,000 SGST। अब बचता क्या है? 3,50,000 के आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज जो दिल्ली में दिए गए हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 3,50,000 इंटू 18%, 63,000 आ जाएगा आईजीएसटी। सो आपका टोटल आईजीएसटी आ जाएगा 4,18,600। टोटल सीजीएसटी हो जाएगा 20,520 एंड सेम विल बी टोटल एसजीएसटी। तो मैंने दोस्तों आपको क्लास में बताया था कि इस टाइप के ही सवाल आने वाले एग्जाम में, देखो वही हुआ। नेक्स्ट, कंप्यूट वैल्यू ऑफ आईटीसी, 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं आईटीसी। इससे आसान क्या ही हो सकता था दोस्तों। तो 20 मार्क्स के लिए ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। 6 मार्क्स तो आउटवर्ड सप्लाईज के लिए मिल गए, 4 मार्क्स अभी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के मिल गए, अब 5 मार्क्स आईटीसी के लिए मिल जाएंगे। तो देखो, परचेस्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इन महाराष्ट्र वर्थ 5 lakhs, जीएसटी एट 18%, गुड्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन 25th August 25। तो ये अगस्त मंथ की बात चल रही है। यस, तो 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे जिसपे जीएसटी 18%, गुड्स रिसीव भी हुए, तो अच्छी बात है ना। 5 lakh इंटू 9% ईच, 45,000 सीजीएसटी है, 45,000 एसजीएसटी है। गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलता एज पर 17(5)(a। आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, रेंट पेड टू रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई, 1,50,000 रेंट पे किया है जिसपे जीएसटी इज 18%, सो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ये हो जाएगा 13,500 ईच। देन फ्रेंड्स, 80,000 रुपए लीगल सर्विसेज के लिए पे किए टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन मुंबई। ओके, एंड ऑफ कोर्स नो जीएसटी चार्ज बाय हिम बिकॉज इस पे टैक्स पे करना होता है ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो 80,000 इंटू 9%, 7,200 आपको पे करना पड़ेगा, देन यू कैन टेक इट्स ITC. Then procured health insurance for all factory employees
पेमेंट बीइंग ऑप्शनल नॉट वॉलेंटरी, तो आपको पता है 17(5)(b) के अनुसार आईटीसी इज ब्लॉक्ड विथ रिस्पेक्ट टू एनी टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस विच इज पेड फॉर विच इज परचेज फॉर एम्प्लॉयज। हाँ, वो कब मिलता आईटीसी? अगर वो अंडर एनी ऑब्लिगेशन पे होता तो आईटीसी मिलता। सो दैट्स इट। टोटल लेना अभी 45,000 प्लस 13,500 प्लस 7,200। सो फ्रेंड्स 65,700 is the ITC that is available. तो अभी आप क्या करना, CGST, ITC of CGST will be utilized to pay output tax of CGST. Then ITC of, यहाँ पे यूज किया मैंने CGST, बट मेरा टोटल ITC है 65,700, बट उसमें से बचा 45,180, वो यूज किया मैंने IGST के लिए। देन आई विल यूज ITC ऑफ SGST टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ SGST। उसके बाद उतना ही बचेगा, वो मैं यूज करूंगा टू पे IGST। तो फाइनली माय नेट IGST पेबल इज 4,18,600 माइनस 45,180 माइनस 45,180, 3,28,240, एंड ये तो 0 इतना सिंपल था दोस्तों। तो जिन्होंने सब कुछ सही से किया है ना, 20 आउट ऑफ 20 तो मिल जाएंगे आपको, 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएंगे। यस, गोइंग टू नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है। दैट्स इट। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। एसेसेबल वैल्यू निकालनी है सेक्शन 15 के अनुसार। प्राइस ऑफ द मशीन इज गिवन 6 lakhs, पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइसेस ऑफ गणेश लिमिटेड। ओके, मतलब एट द प्रीमाइसेस ऑफ recipient of supply, and amount is paid by Ganesh Limited, recipient of supply, to supplier. However, it was supplier's liability to pay the said amount. मतलब amount is incurred by recipient of supply on behalf of supplier. तो सेक्शन 15(2)(b) के अनुसार ये होना था इंक्लूड, तो इसको करोगे ऐड। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीन, इसको भी करना है ऐड एज पर 15(2)(c. Getting it? Being expenses incidental to supply. Discount at 2% on price of machine. Very good. So 2% डिस्काउंट है, तो प्लीज उसको माइनस करना। 6 लाख का 2%, 6 लाख का 2% इज 12,000। एंड ये जो 5th पॉइंट में डिस्काउंट दिया है, एडिशनल डिस्काउंट, ये माइनस नहीं होगा बिकॉज इट इज विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। तो ये 15(3)(b) के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। एंड ये जो डिस्काउंट है यहाँ पे पहले वाला 12,000, ये 15(3)(a) के अनुसार दिया है, विच इज डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अभी आप कैलसी पे लेना 6 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 माइनस 12,000, तो आपकी फाइनल एक्सेसिबल वैल्यू यहां पे है 6,38,000। तो आशा करता हूं सबको ये एक्सेसिबल वैल्यू मिल गई होगी। ओके, नेक्स्ट, रमेश registered supplier in Delhi enters into a contract to supply and install an AC conditioning system in Royal Garden Hotel located in Punjab. The air conditioning system is assembled at the site using various components and installation requires civil work, wiring and testing. The total value of the contract is 12 lakh. तो ये हो गया accessible value. Accountant of Ramesh argues that since he is supplying goods, the supply should be treated as interstate supply of goods from Delhi to Punjab and IGST should be charged. As a tax consultant, you are required to determine whether this transaction is supply of goods or supply of services. तो एक आपको बोलना चाहता हूं, this is supply of services. This is a works contract service. Section 2 clause 119 देखोगे ना CGST Act का, तो it is a works contract service
क्योंकि यहां पे इंस्टॉलेशन की भी बात चल रही है, isn't it? That's why असेंबली की भी बात चल रही है, सिविल वर्क, वायरिंग, टेस्टिंग, सबकी बात चल रही है. That's why it is a works contract, and works contract is a supply of service. Also determine the place of supply. So this is service in relation to an immovable property. So section 12 subsection 3 of IGST Act के अनुसार the place of supply is where the property is located or intended to be located. So yes, place of supply will be Punjab. Okay, nature of supply will be interstate because location of supply Delhi, place of supply Punjab, so there will be charge of IGST. बस इतना ही बताना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. देखो कितना सिंपल था. नेक्स्ट, तो 30 मार्क्स हो गए यहां तक कवर. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बस एलिजिबल आईटीसी पूछते हैं दोस्तों. ओके, चेक. रॉ मटेरियल परचेस किए 10 लाख के. यू आर इन गुजरात, you have purchased raw material worth 10 lakh, okay, plus GST at 18%. Payment was made on 15 November. Doesn't matter, आप ITC तो ले सकते हो. So 10 lakh into 18%, total ITC you can take here is 1,80,000. Purchase of passenger vehicle, अभी डिस्कस किया कि व्हीकल का कुछ भी ITC हम नहीं ले सकते. एज पर 17(5)(a) इट इज ब्लॉक्ड. आउटडोर केटरिंग सर्विसेज के लिए पे किया फॉर एम्प्लॉय मील्स इन द फैक्ट्री कैंटीन, नो आईटीसी, इट इज ब्लॉक्ड एज पर 17(5)(b). पहले आपको क्लास में इतना स्ट्रेस देके मैंने बताया था कि 17(5) बहुत क्रिटिकल होने वाला है, इजंट इट? एंड वही हुआ. 17(5) पे ही 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया. पहले केस स्टडी में 4 मार्क्स का, और यहां पे ये डेडिकेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का. ओके, एंड एनीवेज ये जो परचेस किया था आपने या आउटडोर केटरिंग सर्विसेज ली थी, वो आपने उस रजिस्टर्ड पर्सन से ली थी जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, तो एनीवेज आईटीसी नहीं मिलने वाला. कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इनकर किए फॉर एडिशनल फ्लोर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इस पे कुछ भी आईटीसी नहीं मिलता है, क्योंकि 17(5)(d) के अनुसार ITC is blocked on goods or services which are used in construction of an immovable property. Purchased office stationery worth 25,000 plus GST from registered supplier. Invoice was uploaded in GSTR1 after the due date by supplier. यही प्रॉब्लम है, ITC अभी इस मंथ तो नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है GSTR2B में इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो नो ITC राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अगस्त या जुलाई. जुलाई में कुछ भी ITC नहीं मिलेगा. गेटिंग इट? जुलाई में कुछ भी ITC नहीं मिलेगा, इसका बाद में मिलेगा. सो यहां पे फाइनल आंसर इज 1,80,000 इज द ITC that you can claim in the month of July. Okay, let's go ahead now to the next question. बहुत ही expected. You know, you had to calculate value of imports. तो FOB value of machine was given 50,000. Freight charges add करना. FOB में freight and insurance जब add करोगे तो मिल जाएगा CIF value. That's it. That is your assessable value. Insurance is not available, no problem. You take 1.125% of FOB. So 50,000 का 1.125%, which is 562.5. Take on your calci. 50,000 plus 12,000 plus 562.5. So 62,562.5 ये हो गया आपका CIF वैल्यू, मतलब एसेसेबल वैल्यू. इसको प्लीज कन्वर्ट करना रुपीज में बाय अप्लाइंग रेट ऑफ एक्सचेंज एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ
bill of entry. So exchange rate notified by CBIC on the date of filing of bill of entry is 91. So 91 से कन्वर्ट करना है आपको. So final answer will be 56,93,188. Are you getting it? Clear? Shall we go ahead? Yes. That's your final answer. And अगर किसी ने ये assume किया कि this particular consignment is brought to India by air assume किया किसी ने, तो ये freight जो है ना, ये 50,000 into 20%, 10,000 और 12,000, whichever is less. So ये 10,000 पे restrict हो जाएगा. ठीक है. Accordingly your answer will be, accordingly your final answer will be 60,562.5. वो भी सही है. So any of the two is okay. क्लियर. सो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपने सही से फॉलो किया है. देन लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी एक भी क्वेश्चन में कुछ भी चैलेंजिंग था ही नहीं इस पेपर में. ओके, सच बोल रहा हूं. 80 से ज्यादा तो आप ला सकते थे. ओके, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टॉप फॉर द सेशन. कुछ भी किसी को भी डाउट है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स और यू कैन मेल अस ऑन द गिवन आईडीज. विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व. हाँ, लीगल वैलिडिटी पूछिए रजिस्ट्रेशन की. क्या हुआ यहां पे, 1 जून 25 को company's aggregate turnover has exceeded 40 lakhs for the first time. However, it applied for registration on 20 June 2025. Very good. So 30 days के अंदर ही registration के लिए अप्लाई किया है एंड registration सर्टिफिकेट मिला है 30 जून 25 को. तो आपको पता है 1 जून 2025 will become the effective date of registration. Then between 1st June and 30 June, it made taxable outward supply of 12 lakhs. तो of course इस 12 lakh पे GST आना चाहिए. And it received taxable inward supply worth 5 lakh plus GST at 18%, all from registered suppliers. So इस 5 lakhs के ऊपर जो GST है 18%, that is 90,000, उसका मिलना चाहिए ITC. Getting the point? Company did not issue proper tax invoices during this period, but issued bill of supply without mentioning GST. You are required to examine legal validity for registration. So yes, they were liable for registration. They have applied within 30 days from date of becoming liable for registration. So effective date of registration is 1st June. वो तो discuss किया. Liability for GST is there on that 12 lakh rupees. But invoicing is not done properly. They should have issued tax invoices. ये सब आपको बोलना था इस क्वेश्चन में. लास्टली शेड्यूल 2 के अनुसार आपको पूछा गया था कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और विल इट बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो आपको पता है ना, सेक्शन 7(1)(a) में दिया गया है कि शेड्यूल 2 आपको बताता है कुछ ट्रांजैक्शंस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. So renting of immobile property is a supply of service. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of under direction of person carrying on business. It is supply of goods. Transfer of right in goods but without transfer of title in goods. मतलब goods को rent पे देना. So it's a supply of service. Transfer of title in goods with an agreement which stipulates that property shall pass
on a future date, it is nothing but hire purchase. So hire purchase transaction is a supply of goods. And lastly, temporary transfer or permitting use or enjoyment of any intellectual property right. It is a supply of service. सो दोस्तों, इस वे से आपका ये पेपर था. आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा है पेपर. ओके, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स नाउ. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much for paying full attention to this session. I'll keep on meeting you on this channel. So do subscribe to the channel, hit the bell icon. Bye bye. Take care. Stay blessed.